हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की नेक्स्ट क्लास में। देखिए लास्ट क्लास में अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था सोइल रिएक्शन। क्या पढ़ा था? सोइल रिएक्शन, जिसमें अपन ने सिर्फ स्टार्ट किया था, ये बताया था कि कौन से आयन हो सकते हैं, किन आयनों के कारण आपकी जो मृदा विलीन होता है वो अम्लीय होता है, किन के कारण क्या होता है, क्षारीय होता है। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मृदा पीएच या सोइल पीएच, क्योंकि वो सारे आयन समझाने का उद्देश्य एक ही था, पीएच पर आए। ठीक है ना? तो आज का अपना टॉपिक जो है वो है मृदा पीएच। मृदा पीएच। अब एक्चुअल में पीएच होता क्या है, कहाँ से आया है, ये सब अपन जो देखेंगे ना वो आगे का टॉपिक है। इससे पहले थोड़ी चीजें समझा देता हूँ मैं। देखिए सबसे पहले मृदा पीएच, और मृदा पीएच ना देखे तो अपन सिर्फ पीएच की बात करें तो सबसे पहले पीएच के बारे में बताया था 1909 में एसपीएल सोरेनसन। एसपीएल सोरेनसन। तो आपके बारे में केवल पूछा जाता है कि कौन से वैज्ञानिक ने पीएच की खोज की थी, तो आप क्या बताओगे? सोरेनसन ने। एसपीएल याद रखने की जरूरत नहीं है ना, एसपीएल को भी पूछा जाता, सिर्फ क्या पूछा जाता है? सोरेनसन। क्या पूछा जाता है बेटा? सोरेनसन। तो पीएच की खोज किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। कब की थी? 1909 में। मैंने आपको कहा था ना कि आपके लिए किसने और कब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? आपके लिए पीएच उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना किसने खोज की थी, कब खोज की थी। तो मृदा पीएच, अब मृदा हटा दो, हम बात सिर्फ किसकी करेंगे? पीएच की। तो पीएच की खोज किसने की थी? 1909 में सोरेनसन ने की थी। किसने की थी? सोरेनसन ने। कब की थी? 1909 में। अब देखो जी, बात करें मृदा पीएच की, तो पहले पीएच की बात करते हैं कि पीएच है क्या। पीएच, पीएच को हमेशा क्या लिखा जाता है? पी बड़ा लिखा जाता है, और एच जो होता है ये भी बड़ा होता है लेकिन थोड़ा सा ऊपर आता है, जैसे अपन पावर लगाते हैं ना वैसे लिखा जाता है। और पीएच का फुल फॉर्म, ये इसका जो मीनिंग होता है वो होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयंस। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयंस यानी हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयंस यानी हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। तो पीएच वास्तव में क्या है? हाइड्रोजन आयनों की शक्ति है। किसी के पास कितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे इसी पे निर्भर करती है पीएच, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन। इसकी फुल फॉर्म में परिभाषा नहीं है। पीएच का पूरा जो मीनिंग है ना वो है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन। कल को आपको परिभाषा पूछे तो परिभाषा ये नहीं, परिभाषा बाद में समझाऊंगा। ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले मृदा पीएच में केवल पीएच की बात कर रहे हैं। पीएच की खोज 1909 में, पीएच की खोज 1909 में किसने की थी? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने। पूरा नाम क्या था? एसपीएल सोरेनसन। ना मेरे को पता है एसपीएल का मतलब क्या होता है, ना आप क्या तक है। ठीक है ना? तो पूरा नाम था एसपीएल सोरेनसन, और पूछा सिर्फ ये जाता है कि किसने की थी? सोरेनसन ने। किसने की थी? सोरेनसन ने। इसके बाद आता है पीएच का मीनिंग। पीएच को लिखा कैसे जाता है, ध्यान रखना। पीएच लिखते टाइम हमेशा पी बड़ा लिखा जाता है, एच भी बड़ा लिखा जाता है। एच एस से आता है जैसे पावर आती है, तुम लोग पीएच ऐसे मत लिखना, ये गलत है। ठीक है ना? पी हमेशा कैपिटल आएगा और एच भी कैपिटल आएगा, लेकिन लिखा ऊपर जाएगा थोड़ा सा पीएच। और पीएच का मीनिंग, नोट डेफिनेशन, पीएच का मीनिंग क्या हो गया? पोटेंज यानी शक्ति, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयंस यानी हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। ये परिभाषा नहीं है, ये इसका मीनिंग है। ठीक है ना? चलो परिभाषा वगैरह आगे की बात है, उससे पहले कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा, और वहां से पीएच तक आते हैं कि पीएच तक पहुंचे कैसे। ठीक है ना? तो देखिए तुम लोग सबसे पहले हेडिंग डाल दो मृदा पीएच या सोइल पीएच, और इतना लिख लो 1909 में एसपीएल सोरेनसन ने खोज की थी, और इसका मीनिंग होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयंस। उसके बाद मैं अलग से समझाता हूं। ठीक है ना? इतना लिख लो। पीएच खोज किसने की थी? एसपीएल सोरेनसन ने, और मीनिंग क्या होता है? पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन। देखो मृदा पीएच, मृदा पीएच किसी की हो सकती है। हम यहाँ मृदा पढ़ रहे हैं तो मृदा विलीन की बात करेंगे, बाकी एक बार अपने को पीएच समझना है। मृदा पीएच तो अपने आप आ जाएगा, जो विलीन लेोगे उसी की पीएच आ जाती है। हरे की पीएच होती है, मिल्क की पीएच होती है, टी की पीएच होती है, वाटर की पीएच होती है, सब चीजें आपने पढ़ रखी है। 9th 10th क्लास में पीएच के बारे में आता है कि किसकी पीएच कितनी होती है।
और ये भी पढ़ा है जो अम्लीय होते हैं उनकी पीएच 7 से कम होती है और जो क्षारीय होते हैं उनकी पीएच 7 से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये 7 वाला कंसेप्ट क्या है वो आज अपन क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो तुम लोग फटाफट अपनी फेर कॉपी निकालिए, आईडी डालिए मर्दा पीएच और सबसे पहले लिखिए मर्दा पीएच की खोज, सॉरी आपको मर्दा पीएच नहीं लिखना, आपको सिर्फ पीएच लिखना है। पीएच की खोज एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में की थी और इसका मीनिंग होता है, परिभाषा नहीं है ये, मीनिंग होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, यानी हाइड्रोजन आयनों की शक्ति। पीएच का मतलब यही है, ठीक है। चलो अब आगे का टॉपिक देखते हैं। देखो पीएच समझने के लिए हमें हाइड्रोजन आयनों तक जाना पड़ेगा और हाइड्रोजन आयन अगर कहीं पता लगाने हैं तो सबसे बढ़िया जो एग्जाम्पल होता है वो होता है वाटर या जल। तो हम बात करते हैं जल की, कुछ चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए अभी टॉपिक से अलग चल रहे हैं, फिर आएंगे धीरे धीरे टॉपिक पे। किसी आयनों की शक्ति के बारे में तब पता चलता है जब आपको पता हो कि वहां कितने आयन हैं। तो मैं बात कर रहा हूं जल की, हमने लिया जल H2O, हमें पता है, आपने देखा होगा कि शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता। इसका मतलब शुद्ध जल में आयन नहीं होते और जिसमें आयन नहीं होते या जो आयनों में नहीं टूटता वो विद्युत की दृष्टि से होता है विद्युत अपघटन दुर्बल। जिसका जैसे नमक ले लिया, नमक को पानी में डाल दो खूब सारे आयन टूट जाएंगे, ये प्रबल विद्युत अपघटन, इसको क्या बोलते हैं, प्रबल विद्युत अपघटन। और अगर H2 खुद की बात करें तो ये अपने आयनों में टूटता नहीं है। तो जो अपने आयनों में आंशिक रूप से टूटे या बहुत ही कम मात्रा में टूटे वो होते हैं दुर्बल विद्युत अपघटन, और जो अपने आयनों में पूर्ण रूप से टूट जाए वो क्या होते हैं, प्रबल विद्युत अपघटन। तो यदि जल की बात की जाए तो जल विद्युत की दृष्टि से क्या है, दुर्बल विद्युत अपघटन, इसे बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट, दुर्बल विद्युत अपघटन या वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जल एक दुर्बल विद्युत अपघटन है और दुर्बल विद्युत अपघटन हमेशा आंशिक रूप से आयनित होता है, यानी अत्यंत अल्प मात्रा में आयनन। इसका आयनन हमेशा क्या होगा, अत्यंत अल्प मात्रा में होगा। तो इसको ऐसे समझो कि हमने जल लिया, अत्यंत अल्प मात्रा में जहां आयनन होता है वहां क्या होती है, साम्य अवस्था आ जाती है। यदि जल का पूर्ण रूप से आयनन होता तो ये तुरंत अपने आयनों में टूट जाता, और हम ऐसे बोलते हैं कि जल और तीर का निशान के क्या लगाते हैं, H+ और OH-। लेकिन हमें पता है कि ये प्रबल विद्युत अपघटन दुर्बल है, यानी ये जैसे ही टूटेगा थोड़े से टूटते ये वापस बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ विक्रिया रुकी हुई प्रतीत होगी। तो इस विक्रिया को ऐसे ना दर्शा के ऐसे दर्शाते हैं, जहां भी दुर्बल आता है वहां अभिक्रिया कैसे हो जाती है, उत्क्रमणीय। तो ये अत्यंत अल्प मात्रा में आयनन हो रहा है, यानी अभिक्रिया कैसे चलेगी, उत्क्रमणीय, और जल्दी ही क्या स्थापित हो जाएगा, साम्य अवस्था। ये 11वीं क्लास में आपको कराया था, सर ने कराया था साम्य अवस्था। तो यदि आपके पास जल है तो जल क्या हो गया, दुर्बल विद्युत अपघटन। और दुर्बल विद्युत अपघटन क्या होता है, आंशिक आयनन। क्या होता है, आंशिक आयनन। तो ये कुछ ही मात्रा में अपने H+ और OH में टूटता है और जैसे और टूटना स्टार्ट होता है ये वापस जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपको जल के विलयन में थोड़ी बहुत ही H और OH मिलेंगे, ज्यादा ये मिलेगा। क्लियर है। अच्छा जी, इस चीज पर, इस अभिक्रिया पर हमने कहा कि ये अभिक्रिया साम्य अवस्था में आ रही है, साम्य अवस्था में आ रही है और उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं पर आप द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लागू कर सकते हो। बटा हुआ है लॉ ऑफ मास एक्शन। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लागू करने पर हमें पता है कि यदि द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लागू किया जाए तो क्या आएगा, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार यहाँ वियोजन स्थिरांक जो होता है उसके बराबर क्या होता है, उत्पादों की सांद्रता अपवन क्रिया कारकों की सांद्रता। यदि मैं यहाँ द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लागू करूं तो क्या आता है, के, यहाँ के जो है ना इसे बोलते हैं जल का वियोजन स्थिरांक है, के क्या बोलेंगे,
जल का वियोजन स्थिरांक इक्वल टू क्या आएगा, उत्पादों की सांद्रता अपॉन क्रिया कारकों की सांद्रता। ये पढ़ा हुआ आपका प्रश्न में, यानी उत्पाद क्या है, उनकी सांद्रता अपॉन क्रिया कारकों की सांद्रता। अब देखो जी उत्पाद क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता, और क्रिया कारक क्या है, जल की सांद्रता। तो मैं क्या लिख सकता हूं, H प्लस का सांद्रण इंटू OH माइनस का सांद्रण अपॉन H2O का सांद्रण। यदि आप द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लागू करते हो तो K क्या है, जल का वियोजन स्थिरांक, ये एक स्थिरांक है, कांस्टेंट है, इक्वल टू क्या आ गया, उत्पादों की सांद्रता अपॉन क्रिया कारकों की सांद्रता। अब उत्पाद में क्या है, हाइड्रोजन आयन और OH माइनस, आपको पता है ये दोनों चीजें क्या है, उत्पाद है, और जल यहाँ क्या है, क्रिया कारक है। तो उत्पादों की सांद्रता हाइड्रोजन आयन की सांद्रता और OH माइनस आयनों की सांद्रता आ गई, और अपॉन क्या आ गया, जल की सांद्रता। अब +1 में ये पढ़ा था कि किसी की सांद्रता दर्शाने के लिए उसे बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो K इक्वल टू क्या आ गया, उत्पादों की सांद्रता में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता है, तो एक काम करो H प्लस को बड़े ब्रैकेट में लिख दो, और OH माइनस आयन की सांद्रता है तो OH माइनस को बड़े ब्रैकेट में लिखो, और नीचे आ गई H2O की सांद्रता। ये आ गया नहीं आ गया। अब एक बात बताओ, हमें पता है कि जल एक दुर्बल विद्युत अपघटय है, और जो दुर्बल विद्युत अपघटय होता है उसका आंशिक आयनन होता है, यानी थोड़ा सा आयनों में टूटता है। अब यदि आपने खूब सारा जल ले रखा है तो उसमें से थोड़े बहुत आयन टूट गए, तो उससे इस हाइड्रोजन इस जल की सांद्रता में कोई फर्क पड़ेगा क्या? खूब सारा जल था, लाखों कण थे जल के, और 2 कण टूट गए, तो उन लाखों की संख्या में या उनकी सांद्रता में कोई अंतर आया गया? इसका मतलब इस जल की सांद्रता जो है ना उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। यहाँ ये K का है, स्थिरांक है, ये वाला K क्या है, स्थिरांक है, और इधर ये जो जल की सांद्रता है ये भी क्या है, स्थिरांक है। तो दोनों जब स्थिरांक है तो दोनों को एक तरफ कर दो। यदि दोनों को एक तरफ कर दिया जाए तो देखो क्या आएगा, K ये भी एक स्थिरांक था, और इधर से आ गया H2O की सांद्रता, ये भी एक स्थिरांक है, इक्वल टू आ गया H प्लस की सांद्रता एंड OH माइनस की सांद्रता। हमें पता है दो स्थिरांक आपस में जब भी जुड़ते हैं तो नया स्थिरांक आ जाता है, तो यहाँ हमने एक नया स्थिरांक दे दिया जिसका नाम था KW, बराबर था H प्लस की सांद्रता और OH माइनस की सांद्रता। ये बड़ा ब्रैकेट है जानेगा, तो इसी संबंध से सारा कुछ होगा। ये जो KW नया स्थिरांक आया है उसमें देखो KW बराबर क्या है, H प्लस और OH माइनस, यानी जल में जो आयन है उन्हीं का गुणनफल है कि नहीं है। तो इस KW को नाम दे दिया गया जल का आयनिक गुणनफल, और यही सब चीजें करता है, ये एक स्थिरांक है। मतलब कोई भी जल ले उस जल के लिए KW यानी जल का जो आयनिक गुणनफल है उसका मान हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। स्थिरांक आ गया कि नहीं आ गया, तो इस KW का मान हमेशा नियत रहेगा। यदि आपने किसी भी प्रकार से हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बढ़ा दिया तो जैसे जैसे ये बढ़ेगा ये अपने आप घट जाएगा, क्योंकि इसका मान तो चेंज होता नहीं है, और ये घटेगा तो ये बढ़ जाएगा, क्योंकि इसका मान हमेशा क्या होता है, फिक्स होता है। तो इस चीज से इसको देख लो एक बार, इसी से अपन क्या करेंगे, इसी से अपन पीएच को पढ़ेंगे, इसी से अपन पीएच पे चलेंगे, ठीक है ना। तो एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, नीचे वाली चीज बोर्ड पे दिख नहीं रही है, देख लो। नीचे जो नाम लिखा था वो नाम था जल का आयनिक गुणनफल, अब दिख रहा है सारा सारा, हाँ क्लियर है। तो देख लो एक बार इसको देख लो, फिर आपको उतारना है, फिर बाद में समझाऊंगा। भी हम बात कर रहे हैं जल के लिए, जल एक दुर्बल विद्युत अपघटय है, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जिनका अत्यंत अलग मात्रा में आयनन होता है, और ये हमेशा उत्क्रमणीय अभिक्रिया दर्शाते हैं, साम्य अवस्था में उपस्थित रहते हैं। यदि अपन जल के लिए बात करें तो जल दुर्बल विद्युत अपघटय होने के कारण कुछ मात्रा में H और OH माइनस में टूटेगा और इनके बीच में आ जाएगी साम्य अवस्था।
इधर जो H प्लस और OH माइनस है ये उत्पाद का काम कर रहे हैं और जल किसका काम कर रहे हैं, क्रिया कारक का, और इनके बीच में हो रहा है आंशिक आयन। तो इस प्रकार की विक्रियाएं जो साम्य अवस्था में उपस्थित रहते हैं या उत्क्रमणीय प्रकार की होती है, उन पे आप द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम लागू कर सकते हो। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम के अनुसार उसका जो वियोजन स्थिरांक होता है वो होता है उत्पादों की सांद्रता बटा क्रिया कारकों की सांद्रता। तो उत्पादों की सांद्रता में क्या आएगा, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, सांद्रता को सांद्रण से लिख सकते हैं इनटू OH माइनस का सांद्रण अपॉन जल का सांद्रण। यदि इन सांद्रताओं को बड़े ब्रैकेट से दर्शाएं तो H प्लस के सांद्रण की जगह आ जाएगा, H प्लस को बड़े ब्रैकेट में लिखना, OH माइनस के सांद्रण की जगह आ जाएगा OH माइनस को बड़े ब्रैकेट में लिखना, और H2O के सांद्रण की जगह आ जाएगा H2O। अब हमें पता है कि जल की सांद्रता में परिवर्तन हुआ ही नहीं है, तो ये भी स्थिरांक है, ये भी स्थिरांक है, दोनों स्थिरांकों को एक तरफ कर दो तो K डॉट H2 बराबर ये आ गया, और इस स्थिरांक को नया नाम दे दिया गया KW, जिसे बोलते हैं जल का आयनिक गुणनफल बराबर H प्लस और OH माइनस, यानी किसी भी जल में। और ये बात कल को जल के बाद पूरे विलीनों पे लागू हो जाएगा भी, किसी भी विलीन के लिए जो जल का आयनिक गुणनफल होता है KW, उसका मान हमेशा क्या होता है, नियत होता है, और वो होता है इन दोनों की सांद्रताओं का गुणनफल, आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल। अब यदि आप एक की सांद्रता बढ़ाते हो तो दूसरों की ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि ये मान चेंज नहीं हो सकता। क्लियर है? चलो लिखो, ये लिखा देता हूँ कैसे लिखना है, लिखिए। पहले तो लिखाया था उसके बाद लिखिए, नई लाइन से लिखना। देखिए पीएच को समझने के लिए, पीएच को समझने के लिए आपको ऐसे नहीं उतारना, ये मैंने समझाया है, लिखा क्या रहा हूँ वो लिखो। देखिए पीएच को समझने के लिए हम एक दुर्बल विद्युत अपघट्य, पीएच को समझने के लिए हम एक दुर्बल विद्युत अपघट्य जल का उदाहरण लेते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य जल का उदाहरण लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, ठीक है। देखिए जल दुर्बल विद्युत अपघट्य होने के कारण, जल दुर्बल विद्युत अपघट्य होने के कारण आंशिक रूप से आयनित होता है, जल दुर्बल विद्युत अपघट्य होने के कारण आंशिक रूप से आयनित होता है, आंशिक रूप से आयनित होता है, आंशिक रूप से आयनित होता है, अर्थात इसका वियोजन, इसका वियोजन एक उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया है, इसका वियोजन एक उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया है, उत्क्रमणीय प्रकार की अभिक्रिया है, तथा यह कुछ ही समय में, तथा यह कुछ ही समय में साम्य अवस्था ग्रहण कर लेता है, साम्य अवस्था ग्रहण कर लेता है। ये लाइन लिखने के बाद बेटा जी यहां से स्टार्ट कर लो, पूरा का पूरा आपको इन चीजों को एक दूसरे के नीचे लिखते जाना है, ऐसे नहीं है कि आगे लिखते जाओगे। जैसे मैंने ये लिखा कहते हैं तरफ मात्रा में आयन, तो नीचे लिखोगे कि उत्क्रमण प्रकार की अभिक्रिया दर्शाता है, साम्य अवस्था में होता है, फिर इन विक्रियाओं को दर्शाओगे, फिर ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, इसके बाद इसके नीचे ये वाली चीज उतारोगे, फिर उसके नीचे ये उतारोगे, फिर उसके नीचे उतारोगे, लास्ट में ये उतारोगे, फिर ये उतारोगे। ये 5 मिनट का काम है, उतार लो ठीक है ना, फटाफट उतारो। इसके बाद फिर मैं इसके जो भी सेंटेंस लिखना है वो इसके बाद लिखूंगा, उतार लीजिए। हाँ फटाफट उतारिए। हम पीएच को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और पीएच को समझने के लिए हमने जो एग्जांपल लिया वो क्या लिए, जल लिए। तुम पूरा का पूरा स्टेटमेंट जो लिखा है बोर्ड पे वो उतार लो। सबसे पहले जल के बारे में, फिर ये अत्यंत अल्प मात्रा में आयनित होता है, उत्क्रमणीय अवस्था में रहता है, साम्य अवस्था स्थापित कर लेता है, और फिर इसकी अभिक्रियाएं, फिर इस पर द्रव्यानुपाती क्रिया नियम लागू करो, फिर वियोजन स्थिरांक के बारे में बात करो, फिर सांद्रण के बारे में, फिर इन्हें बड़े ब्रैकेट से कंसंट्रेशन में शो कर दो, और लास्ट में जाके इस पूरी अभिक्रियाओं को लिखते हुए KW ये जल के आयनिक गुणनफल तक आ जाओ। डालो बराबर। क्योंकि पीएच यहीं से आना है, ये चीज समझ में आ जाएगी ना, तो फिर पीएच वाला कंसेप्ट ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा।
उतार लीजिए। उतार बेटा, क्योंकि इसके बाद जो काम कर रहा हूँ उसके लिए मेरे को बोर्ड साफ करना पड़ेगा, इसीलिए आपको टाइम दे रहा हूँ 2-3 मिनट का कि आप उतार लो, फिर दोबारा नहीं लिखा जाएगा। लास्ट तक लिखना है, हर एक इक्वेशन अलग अलग लाइन में लिखनी है एक दूसरे के नीचे, पहले के बारे में, फिर के डॉट H2O के बारे में, और फिर के डब्ल्यू के बारे में। ब्रैकेट का ध्यान रखना, ब्रैकेट हमेशा बड़ा लगाना है, छोटे मंजिले ब्रैकेट मत लगा देना। सांद्रता सिर्फ बड़ा ब्रैकेट ही दर्शाता है, बड़े कोष्ठक के द्वारा सांद्रता को प्रदर्शित किया जाता है, छोटे या मंजिले के द्वारा नहीं। उतार लिया, देखिए तो आगे देखो, यहाँ तक उतार लिया, के फिर के डॉट H2 फिर के डब्ल्यू, ठीक है ना। अब यही चीज मैं ऊपर लिख रहा हूँ क्योंकि आगे का काम इसके बाद स्टार्ट करेंगे, ये सारा मिटाना पड़ेगा। अब देखो, अपना स्टेटमेंट ये आ गया कि के डब्ल्यू इक्वल टू एच प्लस एंड ओ एच माइनस, और हमने के डब्ल्यू का नाम दे दिया एक स्थिरांक, जल का आयनिक गुणनफल या आयनिक प्रोडक्ट के डब्ल्यू, ठीक है। देखिए, जल का आयनिक गुणनफल आ गया के डब्ल्यू, और आयनिक गुणनफल एक्चुअली में क्या है, एक स्थिरांक है, यानी इसका मान फिक्स होगा। ध्यान रखना, ये जो स्थिरांक होते हैं ना, इनका मान तभी बदलते हैं जब ताप बदलता है, क्योंकि हमें पता है कि ताप बदलने पर आयनन की मात्रा बदल जाती है। कम ताप पे कम आयनन, और क्या ताप बढ़ाने पर कई बार आयनन बढ़ जाता है। तो इन स्थिरांकों का मान जो है ना, वो तभी स्थिर होगा जब ताप स्थिर है। यदि ताप चेंज कर दिया तो स्थिरांक भी क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो यहाँ जो के डब्ल्यू है इक्वल टू एच प्लस और ओ एच माइनस की सांद्रता, तो देखिए जल का आयनिक गुणनफल वास्तव में क्या बता रहे हैं, जल में उपस्थित आयनों की सांद्रताओं के गुणनफल का मान, और ये एक स्थिरांक है। तो क्या कहता है कि देखिए, एक नियत टेम्परेचर 298 केल्विन यानी लगभग 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। तो क्या कहता है कि 298 केल्विन या 25 डिग्री सेल्सियस पर इस जो के डब्ल्यू का मान है वो फिक्स होता है, वो होता है 1 × 10⁻⁻14। ये मुझे क्या कहता है कि अगर आपने जल लिया और जल में ये देखा कि 298 केल्विन पर कुल आयनों की संख्या जो है वो कितनी होती है, तो कुल आयनों की संख्या जो होती है वो होती है 1 × 10⁻14, यानी 0.1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 इतने आयन जल में कुल उपस्थित रहते हैं, जो बहुत ही क्या है, कम मात्रा है।
ये तो अपन पहले कहते हैं कि बहुत ही कम आयनन होता है। अब देखो किसी जल के लिए 298 केल्विन पर अगर आपने टेम्परेचर चेंज कर दिया तब ये मात्रा चेंज हो सकती है, वरना नहीं चेंज होगी। तो 298 केल्विन टेम्परेचर पर इस Kw का मान जो है ना, ये प्रयोगों से ज्ञात किया गया, ये नियतांक है। कहां से मिला? प्रयोगों से। तो Kw का मान होता है 1 × 10⁻⁴। ठीक है ना। अब देखो शुद्ध जल में, हम तो शुद्ध जल की बात कर रहे हैं, हमें पता है कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बराबर होती है OH माइनस आयनों की सांद्रता। ये बात हमें पता है कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होती है? OH माइनस आयनों की सांद्रता के बराबर होती है। और इन दोनों की मात्रा 1 × 10⁻⁴ है। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर होगी OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर होगी 1 × 10⁻⁷। यानी शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होती है 1 × 10⁻⁷। इसको आप ऐसे ले सकते हो 0.1 2 3 4 5 6 7। ठीक है ना। तो शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ये होती है, हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता भी ये होती है, और टोटल सांद्रता होती है ये तो होगी शुद्ध जल की बात। अब यदि कल को जल शुद्ध नहीं है तो हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता अगर बढ़ती है 1 × 10⁻⁷ से ज्यादा होती है, जैसे -6 -5 -4, तो अगर एक की सांद्रता बढ़ेगी तो दूसरे की क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो यदि जल में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है तो जितना हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगी उतनी OH माइनस की घट जाएगी। तो ऐसा जल तो हो जाएगा अम्लीय, क्योंकि हाइड्रोजन आयन जाता है। और यदि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती है तो OH माइनस की बढ़ जाएगी। ऐसा जल क्या हो जाएगा? क्षारीय। अब किसी जल में हाइड्रोजन आयन की कुल सांद्रता जो है ना वो अधिकतम हो सकती है इतनी। क्यों? क्योंकि अगर आपने किसी जल से OH माइनस को खत्म कर दिया तो सारा का सारा आयन हाइड्रोजन आयन होगा, यानी हाइड्रोजन आयन की अधिकतम सांद्रता हो सकती है 1 × 10⁻⁴ और न्यूनतम हो सकती है 0। अधिकतम कितनी हो सकती है? 1 × 10⁻⁴ और न्यूनतम क्या हो सकती है? 0। और यहीं से पीएच आई थी। पीएच न्यूनतम होती है 0 और अधिकतम होती है 14, जो यहाँ से आती है। ठीक है ना। तो एक बार ये स्टेटमेंट उतार लो, क्योंकि पीएच का जो काम है ना वो इसके बाद स्टार्ट होगा। पीएच नाम ये उतार लो। क्या लिखोगे? जल का आयनिक गुणनफल, पहले ये उतार लो उसके बाद लिखा जाता हूँ। ठीक है ना। इसको उतार लो पहले। इतना उतार लिया ना। इसके बाद नई लाइन से देखो, लेकिन प्रयोगों से यह ज्ञात हुआ कि 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 298 केल्विन यानी 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का आयनिक गुणनफल मान 1 × 10⁻⁴। जल का आयनिक गुणनफल मान 1 × 10⁻⁴ यानी ये वाली संख्या होता है। 1 × 10⁻⁴ यानी ये वाली संख्या होता है। अर्थात जल में कुल आयनों की संख्या 1 × 10⁻⁴ होती है। अर्थात जल में कुल आयनों की संख्या 1 × 10⁻⁴ होती है। ठीक है। हम जानते हैं कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की संख्या हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या के बराबर होती है। हम जानते हैं कि शुद्ध जल में हाइड्रोजन आयनों की संख्या हाइड्रोक्साइड आयनों की संख्या के बराबर होती है। अतः हाइड्रोजन आयनों की संख्या या सांद्रता बराबर हाइड्रोक्साइड आयनों की सांद्रता बराबर 1 × 10⁻⁷ बराबर 0.00060 होगा। ठीक है ना। इतना लिख लो। और आज का काम यही समाप्त होता है, क्योंकि इसका पीएच के साथ जो संबंध है वो कल करेंगे शनिवार को। ठीक है ना। शनिवार बढ़िया दिन होते हैं, तो बाकी का काम होगा कल। यहाँ तक उतार लो। आज के लिए इतना ही। ओके बाय। ठीक है।
बाकी की क्लास कल।